नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, यह हमारे उत्तर वैदिक काल तथा वैदिक काल पर अंतिम वीडियो है। ये हमारी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, हमने काफ़ी कुछ जाना अपनी संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें क्योंकि यह वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, आरआरबीज, सीजीएल ऐसे कई एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा चुके हैं को शामिल किया है, जिनसे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट्स तुरंत मिल जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बचे हुए भाग के बारे में। मित्रों, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म से नहीं बल्कि जाति आधारित हो गई थी। अब वर्ण व्यवस्था और कठोर हो गई थी, मतलब अब लोग स्ट्रिक्टली इसको मान रहे थे। इस काल का समाज 4 वर्गों में बटा था, जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में यज्ञों का अनुष्ठान बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण भी एक थे, पर धीरे धीरे ब्राह्मण प्रमुख बन गए। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे। मतलब दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल वही दौर है जब से जातिगत सिस्टम और अनुवांशिकता जो है इन पे भारी हो गई। कभी कभी ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए राजाओं से भी भिड़ जाते थे, लेकिन निचले 2 वर्गों मतलब वैश्यों और शूद्रों से सामना होने पर ये दोनों वर्ग आपसी झगड़ा भूल जाते थे। दोस्तों, यह काल ऋग्वैदिक काल से विपरीत हो गया। राजा टैक्स को अपना अधिकार समझने लगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही वैश्यों से वसूले राजस्व पर जीते थे दोस्तों उस टाइम पर। तो ये हमारा, जैसे पहले क्या था, लोग स्वेच्छाचारी हुआ करते थे, लोग अपने हिसाब से अपनी इच्छा से दिया करते थे, लेकिन राजा अब इसको अपना अधिकार समझने लगा। और क्योंकि टैक्स पे डिपेंडेंट, राजा के पास इनकम कहाँ से आएगी, टैक्स पे ही तो आएगी, और ब्राह्मण राजा पे डिपेंडेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ठीक है, यह तीनों ही उपनयन संस्कार यानी शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारी थे, जबकि शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोस्तों, मतलब ये वही समय है जहां से ये एक रेखा खींच दी गई, इनको आधारहीन माना गया। ठीक है, तो जहां से ये आपका जातिगत सिस्टम बिल्कुल शुरू हो जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण एक ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। शिल्पियों में रत्कार जैसे कुछ वर्णों का ऊंचा स्थान था। इन्हें यज्ञोपवीत क्या होता है, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, जनेऊ पहनने का अधिकार था। इसी काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, जिसके बारे में आज हम जानते हैं, जैसे भारद्वाज गोत्र, ऐसे सांडिल्य गोत्र, ये चीजें। तो इसी काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है पता है आपको? गोत्र शब्द का मूल अर्थ है वह स्थान जहां पर पूरे कुल का गोधन, पूरे कुल का मतलब जो आपका कुल है उस पूरे कुल का गोधन पाला जाता था। गोधन क्या होता है? जो गाय से रिलेटेड धन है। तो गोधन जो पूरे कुल का गोधन था, जहां पर एकजुट होकर पाला जाता था, उसको गोत्र कहते थे। पर बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। मतलब गोत्र स्टार्ट हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि हम गोत्र से बाहर विवाह करेंगे, ये प्रथा उत्तर वैदिक काल से चल पड़ी। और यह सब उत्तर वैदिक काल में होता है। इस काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन जाता है दोस्तों। ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने के योग्य माना जाने लगा इस काल में। लेकिन उत्तराधिकारी का यह क्रम हमेशा निर्विघ्न रूप से नहीं चला। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत में युधिष्ठिर के छोटे भाई दुर्योधन ने उनका राज्य हड़प लिया, जिसके लिए युद्ध होता है कौरवों और पांडवों के बीच, और बाद में कुरुवंश के विनाश का कारण भी होता है। इस युद्ध से स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता के आगे स्वजन कुछ भी नहीं। कर्मकांड के विधानों से राजा और प्रभावशाली बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, कर्मकांडों के विधानों से राजा और प्रभावशाली बना दिया गया। वह राजसूय यज्ञ करता था। राजसूय यज्ञ किस लिए करता था? जिससे कि लोग यह समझें कि उससे दिव्य शक्ति मिल गई है। वह अश्वमेध यज्ञ करता था। क्यों करता था? कि जिससे अगर उसका घोड़ा निर्विघ्न सब क्षेत्रों से होकर
वापस आ जाता है तो इसका मतलब सब राजा उसको स्वीकार करते हैं कि वह अब एक छत्र राजा हो जाता है। अब सब उसके अंडर में काम करेंगे, उसके नीचे काम करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। वह वाजपेयी यज्ञ भी करता था। वाजपेयी यज्ञ मतलब होता है रथ दौड़, जिसमें वह अन्य सभी बंधुओं से, जो उसके बंधु थे, अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था और इन सारे अनुष्ठानों से राजा प्रजा के चित्त यानी मन पर अपनी बढ़ती हुई शक्ति तथा महिमा का प्रदर्शन करता था दोस्तों, ताकि लोग उसको माने, उसको फॉलो करें। हिंदू धर्म में जैसा कि हम जानते हैं 4 आश्रम के बारे में बात होती है, जबकि इस काल तक केवल 3 ही आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ठीक है, जबकि सन्यास की स्थापना स्पष्ट नहीं हुई थी कि किस का समय इसका जो है वो बाद में लेटर ऑन इसको ऐड किया गया दोस्तों। इस काल में लोग देवताओं की पूजा पशुओं की वृद्धि के लिए किया करते थे, क्योंकि अब तक पशु ही उनकी चल संपत्ति का आधार थे। कृषि इस काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें कृषि के चारों क्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई आदि के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 तथा 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख भी मिलता है। कहा गया है कि माता सीता के पिता व विदेह की राजा जनक ने हल चलाया था। दोस्तों, उन दिनों राजा और राजकुमार भी शारीरिक श्रम किया करते थे। उसको करने में, मेहनत करने में ये लोग हिचकते नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण के भाई बलराम हलधर थे। हलधर कौन होता है? जो हल धारण करता है, क्योंकि ये उनका हथियार था। पर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, हल चलाना उच्च वर्णों के लिए वर्जित कर दिया जाता है। उसके पहले, क्योंकि जब राजा जनक सोचो कि वो हल चलाते थे, इसका मतलब क्या है कि ये एक अच्छा काम, मतलब शारीरिक श्रम उनके लिए एक अहम चीज़ थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों, जिसे हम मृद भांड कहते हैं, से परिचित थे। जिनमें से 4 कौन कौन से हैं? काले रंग के मृद भांड, काले व लाल रंग के मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड तथा लाल मृद भांड। ये 4 हमारे पेपर में पूछे जाते रहे हैं दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है। इनमें से उत्तर वैदिक काल के लोगों में लाल मृद भांड यानी लाल मिट्टी के बने बर्तन काफ़ी प्रचलित थे, जबकि चित्रित धूसर मृद भांड यानी चित्रित धूसर जो आपके इसके मिट्टी के बर्तन थे, वो उच्च वर्गों के लिए एवं पूजन पाठ में उपयोग किए जाते थे, क्योंकि चित्र कलाकारी के बने होते थे वो। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कौन से, जो चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया, उनमें सबसे पहला धातु कौन सा रहा है? आपको आइडिया है? जी दोस्तों, वह तांबा रहा। दोस्तों, इस काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। ठीक है, इस काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, ये सब मापने की इकाइयाँ थी। निष्क, जो कि ऋग वैदिक काल में एक आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। बांट की मूलभूत इकाई संभवतः कृष्णल थी। रक्तिका का प्राचीन काल की बांट पद्धति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संभवतः यह बांट की सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी। शतमान, जो कि संभवतः चांदी की मुद्रा थी, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। शतमान मतलब चांदी की मुद्रा। ये ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में देने का भी इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। व्यापार पर्पण द्वारा संपन्न होता था, जिसमें लेन देन का माध्यम जो था वो गाय एवं निष्क को बनाया जाता था। निष्क मतलब वो मुद्रा की बात कर रहे हैं, गाय आपको पता है। कृषि के अलावा अन्य शिल्पों का, जैसे धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि का उल्लेख पुरुष मेध सूक्त में मिलता है। तैत्तरीय संहिता में ऋण यानी कर्ज के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग मिलता है दोस्तों। तो कुसीद क्या है? कर्ज। और जो इसको देता है, जो ये काम करता है, जिसको हम सूदखोर कहते हैं, तो वो दोस्तों कौन होता है? उसको हम कुसीदिन उस टाइम कहा करते थे। उस समय के लोग कुसीदिन कहा करते थे। स्वर्ण तथा लोहे के अलावा आर्य टीन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। ऋग्वैदिक काल के जो 2 प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे, अब इस काल में उनका पहले जैसा प्रभुत्व और महत्व नहीं रहा। उनके स्थान पर प्रजापति, जो कि सृष्टि के निर्माता थे, उनका स्थान प्रमुख हो गया। इस काल में ही बहुदेववाद मतलब बहुत देवताओं को मानने वाला, वसुदेववाद मतलब क्या होता है कि भगवान विष्णु की पूजा,
एवं षड दर्शन। षड दर्शन का बीजारोपण होता है। दोस्तों षड दर्शन मतलब क्या है? 6 फिलॉसफीज। तो क्या आपको पता है कि ये 6 फिलॉसफीज कौन कौन सी हैं, 6 दर्शन कौन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन है? क्योंकि हमारे प्रश्न में ये आ जाता है कि ये किसकी फिलॉसफी है। तो दोस्तों ये 6, जैसे नंबर 1 सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि, फिर योग के पतंजलि, फिर है न्याय दर्शन, न्याय के गौतम, फिर है पूर्व मीमांसा, उसके जैमिनी, फिर है उत्तर मीमांसा, उसके बाद रायण, ठीक है, उत्तर मीमांसा का बाद रायण, उसके बाद लास्ट है छठा वैशेषिक दर्शन, उसका कौन है? कणाद या उलूक। तो दोस्तों ये 6 दर्शन हो गए। तो ये उनके बारे में जानकारी थी जो हमारे प्रश्न में आ सकते थे। दोस्तों यज्ञ इस संस्कृति का मूल था, मतलब इस टाइम पर यज्ञ मूल हो गया, मेन हो गया। पशुओं के देवता, ठीक है, जो पशुओं के देवता रुद्र थे वो अब प्रमुख देवता बन गए। वैदिक काल में इनकी पूजा शिव जी के रूप में होने लगी। तो शिव जी के रूप में जिनकी पूजा होती वो पशुओं के देवता हैं, उनको रुद्र के नाम से भी जाना जाता था। अब ये प्रमुख हो गए। वासुदेव के बारे में बात कर रहे थे अभी, तो वही है, विष्णु जी को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पूषण जो कि पशुओं के देवता हैं, क्योंकि जब उस टाइम बहुदेववादी हो गए तो शूद्रों ने इनको अपना देवता बना लिया, तो शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हो गए कौन? पूषण। और इस काल में देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की पूजा प्रचलित होने लगी। मतलब अब जैसे भगवान की जगह पर अब एक उनका कोई एक ऐसा सिंबल यूज किया जाने लग गया कि अब उसकी पूजा होगी। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का कुछ आभास मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि अब हम चिन्हों को यूज करने लग गए। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ वैदिक काल समाप्त होता है। ये सीरीज जो हमने कंप्लीट की है ऋग वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल, यानी पूरी वैदिक संस्कृति वैदिक काल के ऊपर काफ़ी रोचक एवं जानकारी प्रदान करने वाली रही। मुझे बहुत गर्व होता है दोस्तों अपने उस समय की विकसित संस्कृति पर, जिसके उदाहरण हम आज भी मौजूद वैदिक साहित्य, भव, मंदिर एवं इमारतों में देखते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में दोस्तों ये अपनी संस्कृति के बारे में जानने को बहुत कम मिलता है। यह मेरा मात्र एक प्रयास था और जो एग्ज़ाम से ज़रूरी था वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों लेट्स कम टू सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो यूपी पीसीएस 2015 में आ चुका है दोस्तों। द क्वेश्चन इज इन द अर्ली वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। जो आपका ऋग वैदिक पीरियड है या अर्ली वैदिक पीरियड है, उस टाइम आर्य लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या था? ऑप्शंस हैं आपके लैंड, काउ, वुमेन, वाटर। दोस्तों आपका गेस बिल्कुल ठीक है, दैट इज काउ। गाय उस टाइम इनका मुख्य धन हुआ करती थी, मुख्य प्रॉपर्टी हुआ करती थी, क्योंकि पशुधन इनका मेन वो था, ठीक है, मेन धन था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट। सबसे पहले आर्य लोग का सेटलमेंट कहाँ पर मिलता है? दोस्तों ऑप्शंस आपके पास में हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु और दिल्ली। तो दोस्तों इसका उत्तर कौन सा है? सप्त सिंधु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यूपीएससी 2004, यानी आपके यूपीएससी के एग्जाम 2004 वाले में ये प्री में आ रखा है दोस्तों। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। मतलब इन चारों वेदों में से ऐसा कौन सा वेद है जहां पर ये आपके मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स यानी आपका ये टोना टोटका जादू इन सब के बारे में बात होती है? दोस्तों ऑप्शंस हैं आपके ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अथर्ववेदा। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ न्याय सूत्र। न्याय सूत्रा के लिखने वाले कौन है? ये क्वेश्चन दोस्तों आरएएस आरटीएस 2008 में आ रखा है। ऑप्शंस आपके पास में हैं न्याय सूत्रा के गौतम, कनाद, कपिल और बद्रायन। जी दोस्तों इसका उत्तर क्या है? गौतम। ये हमने अभी पीछे समझा, 6 दर्शन हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष मेधा यानी मेल सेक्रीफाइस इज रेफर्ड टू बी इन। पुरुष मेधा इन सब में से किस ग्रंथ में है? कृष्ण यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा, शतपथ ब्राह्मण और पंचविशा ब्राह्मण। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में आ रखा है। आपका गेस ठीक है, दैट इज शतपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में हमें पुरुष मेधा के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये वही पुरुष मेधा है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था अभी कि यहाँ पे शिल्पकार के बारे में जिक्र होता है, जिनमें से कौन कौन शिल्पकार है? धातु शोधक,
रत्तकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002, यूपी पीसीएस 2007 दो बार आ रखा है दोस्तों यूपी के पीसीएस एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी वॉज गिवन बाय होम, कि इनमें से किसने योगा फिलॉसफी के बारे में जानकारी दी, किसकी फिलॉसफी है ये। ऑप्शन है आपके पास में जैमिनी, शंकराचार्य, गौतम, पतंजलि। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, पतंजलि। नेक्स्ट, उपनिषद आर बुक्स ऑन व्हाट। ऑप्शंस आपके पास में हैं रिलीजन, योगा, लॉ, फिलॉसफी। दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 2 बार तो यूपी पीसीएस में आ रखा है, एक बार 2002 में आया है, एक बार 2004 में आया है और उत्तराखंड पीसीएस 2007 में आ रखा है। तो उपनिषद किस चीज पे बेस्ड है, रिलीजन, योगा, लॉ, फिलॉसफी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरबी मुंबई आईईएसएम 2006 में आ रखा है दोस्तों। पुरुष सूक्ता इज फाउंड इन, पुरुष सूक्ता कहां पे किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शंस आपके पास भगवद गीता, ऋग्वेदा, मनुस्मृति, अथर्ववेदा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 बार एग्जाम्स में आ रखा है दोस्तों। यूपीएससी 2014 में आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2004 में, उत्तराखंड पीसीएस 2005 में, सीडीएस 2006 में, आरआरबी 2008 में आ रखा है। तो ध्यान से देखते हैं, आई एम श्योर आपको इसका आंसर आता होगा। द वर्ड्स सत्यमेव जयते, ठीक है, आपका जो है सत्यमेव जयते जो हमारे स्टेट एम्बलम में क्या है पोर्ट्रेट किया गया है दोस्तों, ऑफ इंडिया हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके पास में मुद्गला उपनिषद, ब्रह्मा उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल सही है, दैट इज मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाई, अष्टाध्यायी को किसने लिखा था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 2 बार एग्जाम्स में आ रखा है, यूपी पीसीएस 2006, आरएएस आरटीएस 2008 में। ऑप्शंस आपके पास में हैं वेदव्यास, पाणिनि और आपका शुकदेव और वाल्मीकि। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, पाणिनि। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और दोस्तों डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों, आई नीड इट। आपके पास अगर कोई सुझाव या क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल ईमेल एड्रेस gyaneshwar01@gmail.com पर भेज सकते हैं। और इंस्टेंट अपडेट्स और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट।